जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप भारतीय अपनी टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और भारत टीवी की टीम की तरफ से आप सभी को निवेदन है कि आप जैसे देख रहे हैं देश में कोरोना से के काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो आप मास्क अवश्य लगाएं। आप बाहर जाते हैं तो मास्क अवश्य लगाएं, सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल कीजिए। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी थोड़ी देर बाद आप हाथ अवश्य धोएं। और जब तक कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें। तो अभी मैं मास्क हटा देता हूँ क्योंकि अभी रूम में भी कोई और नहीं है। तो इस कार्यक्रम में हम आपको जो पूरे दिन का अपडेट है वो आपको देंगे, और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव आप दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की। तो कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, और इसी के चलते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने राज्यों को चेताया है कि ऑक्सीजन पर नज़र रखें, तेजी से बदल रहे हैं हालात। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मांडविया हैं, उन्होंने शुक्रवार को राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को मेडिकल ऑक्सीजन के संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर पर नज़र रखने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री की ये सलाह ऐसे समय में आई है जब देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोविड-19 संक्रमण के मामलों में भारी उछाल देखा जा रहा है। और 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक कोविड-19 समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मांडविया ने अपने समक्षों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि सभी प्रकार के ऑक्सीजन बुनियादी ढांचे की जांच इस तरह की जाए कि यह चलने की स्थिति में हो। मांडविया जी ने कहा है कि जैसा कि हम महामारी के इस उछाल से लड़ रहे हैं, ऐसे में हमारी तरफ से तैयारियों में कोई चूक ना हो। केंद्र और राज्यों के बीच समग्र तालमेल निर्बाध और प्रभावी महामारी प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है उनका कहना है। तो एक ये अपडेट था। और अगर हम दिल्ली की बात करें, एक ICMR ने ये कहा है कि मान लो कम जोखिम वाले मरीजों के संपर्क में आने पर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो आप किसी के संपर्क में आए हैं, उसको उसके ज़्यादा वो ज़्यादा सीरियस नहीं था, उसको कोविड हो भी गया लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं था, तो उसमें टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, ये ICMR ने जारी किया है। तो कोविड टेस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार का ये बड़ा बयान है कि कम जोखिम वाले मरीजों के संपर्क में आने पर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो कोरोना संक्रमण देश भर में तेजी से फैल रहा है, और कई राज्यों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसी बीच कोविड टेस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना मरीज के संपर्क में आने के बाद तब तक कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं है, तब तक उस व्यक्ति की पहचान हाई रिस्क वाले व्यक्ति के तौर पे ना हो। तो ये कह रहे हैं कि जैसे अगर आप किसी के संपर्क में भी आए थे जिसको कोविड है, तो उसको अगर हाई रिस्क, उसको ज़्यादा कोविड के जो आप ये कह सकते हैं कि जो कंडीशन थी उसकी काफ़ी ख़राब थी जिसके वो संपर्क में है, तभी वो टेस्टिंग कराए। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल जो सिम्टम्स थे और ज़्यादा उसको ज़्यादा कोविड के जो कोविड से ग्रसित ज़्यादा नहीं था, तो उसमें जो उसके संपर्क में आया है उनको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, ऐसा केंद्र सरकार ने बोला है। केंद्र सरकार ने आगे कहा है कि ज़्यादा जोखिम का मतलब व्यक्ति को ज़्यादा उम्र या फिर किसी बड़ी बीमारी के शिकार लोगों से है। और ICMR ने कोविड टेस्टिंग को लेकर आज एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी कोरोना के हालात पर नज़र बनाए हुए है। साथ ही कोरोना महामारी को रोकने के लिए समय समय पर नए दिशा निर्देश जारी कर रहा है। तो एक ये अपडेट था आज का। और दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 25%, ओमिक्रॉन के में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। तो दिल्ली में आप ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 25% हो गया है, यानी कि
अगर 100 लोग टेस्ट करा रहे हैं तो 25 लोगों को कोविड आ रहा है, ऐसा जो केसेस में देखने को मिला है। तो भारत में पिछले 24 घंटों में 1,69,723 नए केस आए हैं, जिसमें से 46,569 लोगों की रिकवरी हुई है और 140 लोगों की मौत की खबर भी है। और देश में ओमिक्रॉन केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 4,033 हो गई है। तो यानी कि जो कोविड जिनको है वो तो अलग है, इसमें से 4,033 लोग हैं वो जो नया वेरिएंट है इनका ओमिक्रॉन, उससे ग्रसित है। ये कहने का मतलब है महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में जो आंकड़े आप कहेंगे तो 1216 मरीज महाराष्ट्र में है। ओमिक्रॉन की हम बात कर रहे हैं, टोटल कोविड केसेस के लिए ओमिक्रॉन की। और राजस्थान में 529 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 4,033 मरीजों में से 1,552 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। तो एक ये अच्छा अपडेट है कि वो जो 4,033 में से 1,552 मरीज जो ओमिक्रॉन के थे, जो नया वेरिएंट आया था, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। और आंध्र प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। ओमिक्रॉन को, ये जो कोविड के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए, तो आंध्र प्रदेश में नाइट कर्फ्यू हो गया है। और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। हम ये अभी कोरोना का अपडेट आपको दे रहे हैं। तो देश में ओमिक्रॉन के जो सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 1,216 मामले सामने आए हैं। और इसके बाद राजस्थान में 529, दिल्ली में 513, और कर्नाटक में 441, केरल में 333 और गुजरात में 236 मामले आए हैं। तो ये एक अपडेट था। और जल्लीकट्टू पर भी कोरोना का साया। तो जल्लीकट्टू आपको याद होगा कि एक ये तमिलनाडु में जैसे एक इवेंट बनाया जाता है जहाँ बैल दौड़ते हैं, तो उस पर भी कोरोना का साया है। तो तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजनों के लिए गाइडलाइन जारी की है। केवल 150 दर्शक या 50% बैठने की क्षमता, दोनों में से जो भी कम हो उसकी अनुमति दी जाएगी। जल्लीकट्टू जो इवेंट है, वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है, जो कि 48 घंटों से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो एक ये अपडेट है। तो जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो वो काफ़ी लोग उससे आस्था रखते हैं। तो वहाँ जो बैलों की दौड़ करी जाती है वहाँ पे, तो उसमें, लेकिन उससे अभी जो स्थिति देश में काफ़ी दिक्कत में है। अभी कह सकते हैं कि जो केसेस बहुत आ रहे हैं, इससे परेशानी है। इसलिए जब कोई भी फेस्टिवल हो उस पर हमारी टीम की तरफ से ये निवेदन है कि उनको अभी आप रोक दीजिए। आस्था अपनी जगह है और अच्छी बात है, आस्था होनी चाहिए, लेकिन अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर आप आस्था का, फिर आप कैसे अगर आपको जैसे पूजा भी करते हैं तो, लेकिन अगर आपकी जान ही नहीं रहेगी तो आप कैसे उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आस्था होनी चाहिए, लेकिन इस संकट की घड़ी में हमें जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन करना है, और हो सके तो अपने घर में रहे। बहुत ही अगर जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें। और राजधानी दिल्ली में 19,166 मामले सामने आए हैं। तो 19,166 मतलब ये कह लीजिए कि 2 दिन कर्फ्यू था दिल्ली में, वीकेंड कर्फ्यू था, सैटरडे संडे। तो मंडे को आज जो टेस्टिंग हुई तो उसमें 19,000 से जब ज़्यादा मामले आते हैं, यानी कि संडे को ज़्यादातर लोग अपने घर में थे, फिर भी 19,000 मामले आए हैं। तो स्थिति इतनी आप कह सकते हैं सामान्य नहीं है। और केसेस, ये 8 महीने पहले इतने केसेस आए थे। तो आप सभी से निवेदन है कि अपना ध्यान अवश्य रखें। और दिल्ली में जो पॉजिटिविटी केस मैंने आपको जैसे बताया था, तो वो दिल्ली में 25% हो गया है। यानी कि अगर 100 लोग टेस्ट करा रहे हैं तो 25 लोगों को कोरोना निकल रहा है टेस्टिंग में। तो एक ये अपडेट था। और PM मोदी ने कहा है कि मिशन मोड में किशोरों के टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाए। वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, तो उनका जो वैक्सीनेशन है उसमें मिशन मोड में किशोरों के वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जाए, ऐसा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के कोविड-19 महामारी के हालात, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और आपूर्ति व्यवस्था की चल रही तैयारियां
देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति और कोविड-19 के नए स्वरूप, ओमिक्रॉन के प्रसार और उसके जन स्वास्थ्य प्रभाव की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की भी अध्यक्षता करी थी। तो उसमें इन्होंने ये अपडेट दिया है। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव आप दे सकते हैं। आईसीएमआर का मैंने आपको बता दिया था। आईसीएमआर का कहना है कि कम जोखिम वाले मरीजों के संपर्क में आने पर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। और ये कोरोना का अपडेट था। तो आप भी अपने को सवाल पूछ सकते हैं, आपके सुझाव हो आप वो दे सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को चेताया कि ऑक्सीजन पर नजर रखें, तेजी से बदल रहे हालात। तो जो दिक्कत पिछली लहर में हुई थी, दूसरी लहर में हुई थी, तो वो कहीं परेशानी ना हो जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि अपनी ऑक्सीजन के पे ध्यान रखें कि जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो होनी चाहिए हर एक राज्य में। और अब हम पंजाब की बात कर ले तो आप जल्द ही अपना सीएम चेहरे की घोषणा करेगी। पंजाब में हरपाल सिंह चीमा का ये कहना है। हरपाल सिंह चीमा कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी पंजाब में, उन्होंने सीएम का डिक्लेरेशन नहीं करा है कि सीएम कौन होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो उसका वो डिक्लेयर करेंगे। तो हरपाल सिंह चीमा कह रहा है। तो आम आदमी पार्टी को सोमवार को तब और मजबूती मिली जब कई प्रमुख हस्तियां अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ आप में शामिल हो गए। आपके सीनियर नेता और विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा सहित मोहाली से आप उम्मीदवार कुलवंत सिंह, राजपुरा से आप उम्मीदवार नीना मित्तल और महासचिव हरचंद सिंह बरसाट के ओर से यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया गया। और उनका आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान की तरफ से पार्टी में उनका स्वागत किया गया। तो ये आज सोमवार को पटियाला में दविंदर पाल सिंह वालिया और अमलो से हरप्रीत सिंह, YS मट्टा और लुधियाना से गुरदीप सिंह, तो काफ़ी लोग ये आए पार्टी में। तो आम आदमी पार्टियाँ कह रहे हैं कि जल्द ही जल्द हम सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर देंगे। तो भगवंत जो आम आदमी पार्टी है उसके पंजाब के जो अध्यक्ष हैं भगवंत मान, तो उनका नाम भी आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं वही सीएम के चेहरे हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में। और ये हमने आपको अपडेट दिया। बाकी गोवा में कड़ा मुकाबला लेकिन डबल इंजन सरकार पर लोगों का भरोसा। प्रमोद सावंत ने का कहना है कि गोवा में कड़ा मुकाबला होगा लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है उस पर लोगों का भरोसा है। गोवा में सभी 40 सीटों पर 14 फरवरी को होने वाले मतदान। तो 5 राज्यों में चुनाव होंगे, तो उसमें गोवा में 14 फरवरी को ये हो जाएंगे। गोवा में सभी 40 सीटों पर 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए 21 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 28 जनवरी तक नामांकन होंगे और नामांकन की जांच 29 जनवरी को होगी। मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आगामी चुनाव में भी भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। तो अभी जो सीएम हैं गोवा के बीजेपी के, तो वो भी अगले चुनाव के लिए भी भाजपा का चेहरा होंगे। इस चुनाव में उनकी रणनीति और तैयारियों के लेकर तो उनसे जब बात करेगी तो वो ये कह रहे कि मुकाबला तो कड़ा होगा लेकिन सरकार आएगी बीजेपी की। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या आपके सुझाव हो तो आप वो दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है भाजपा, ऐसा जो सर्वे किया गया है उस सर्वे के आधार पर बता रहे हैं। तो उसका मैं आप इस खबर पे थोड़ा प्रकाश डाल दूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन 229 सीटें जीत सकता है। यानी कि जो 430 सीट थी उसमें 229 सीटें भाजपा जीत सकती है। ये जो सर्वे किया है एबीपी और सी वोटर बैटल फॉर स्टेटस में सामने आए निष्कर्षों में से यह संभावना बनती दिख रही है। तो एबीपी और जो सी वोटर का जो सर्वे हुआ था उसमें बताया गया कि 229 भाजपा को मिल सकती है। सर्वे के अनुसार 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा
229 सीटों पर कब्जा कर सकती है। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी और हालांकि यह संख्या 2017 के आंकड़ों की तुलना 96 कम होगी। लेकिन सर्वेक्षण के अनुसार 403 सीट वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी भी भाजपा को एक सहज साधारण बहुमत मिल जाएगा। तो ऐसा ईबीपी और सी वोटर की सर्वे ने कहा है कि भाई सरकार इन्हीं की बनेगी जो अभी तक जो सर्वे में सामने आया है। लेकिन पहले के मुकाबले 96 कम सीट दे रहे हैं एबीपी और सी वोटर सर्वे। और जो सर्वेक्षण इन्होंने किया उसमें उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से आने वाले 61,802 लोग शामिल थे और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन को 151 सीट, तो यानी कि कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी वाले की जो टीम है वो कह रहे हैं कि भाई उनको गठबंधन को 151 सीट मिलने का अनुमान है और पार्टी 2017 में परिणामों की तुलना 103 सीटों की बड़ी छलांग लगाती दिख रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें, लेकिन वह अब भी बहुमत से कोसों दूर दिखाई दे रही है, ऐसा सर्वे का कहना है। और जो सर्वे में ये बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ को 43% लोग मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं, जबकि अखिलेश यादव को 34% मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ है, जो इनका सर्वे हुआ है एबीपी और सी वोटर का। और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 14% के साथ काफ़ी पीछे हैं, जबकि 3% लोग प्रियंका गांधी के नाम को सुझा रहे हैं, ऐसा सर्वे में कहना है। तो लेकिन कुछ भी बाजी पलट सकती है। आप सरवार हर एक जो चैनल अपना सर्वे कराता है, लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो सारे चैनल जैसे किसी एक पार्टी को जिता रहे हैं लेकिन दूसरी पार्टी कई बार जीत जाती है। ये केवल एक अनुमान है, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। और 12 जनवरी को भारत चीन के बीच 14वें दौर की वार्ता होगी और तनाव को हल करने की एक और कोशिश करी जाएगी। तो भारत और चीन जो बॉर्डर पे है, तो वहाँ दोनों सेनाओं के जो प्रमुख जो प्रतिनिधि हैं वो मिलेंगे और 14वें दौर की वार्ता होगी। और तनाव है बॉर्डर में, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, तो उसको हल करने की एक और कोशिश करी जाएगी। और जो पीएम की सुरक्षा की चूक का मामला था, उसमें वकीलों ने धमकी देने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई की मांग की है। तो वकीलों को ने धमकी देने जिन्होंने उनको धमकी दी थी, तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई की मांग की गई है। तो एक ये खबर है। तो ये हमने आपको खबर बताई। और गोवा में भाजपा को साधारण बहुमत मिलने की का अनुमान, तो एबीपी जो सी वोटर सर्वे मैंने आपको बताया था, तो गोवा में भी भाजपा की सरकार बनती दिख रही है एबीपी और सी वोटर सर्वे के हिसाब से, पर लीड ज़्यादा नहीं होगी, इनका ऐसा कहना है। मणिपुर चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच देखा जा सकता है कड़ा मुकाबला, ऐसा सर्वे का कहना है। और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने सुझाव आप दे सकते हैं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी यूपी में चुनाव की तैयारी में जुटी है। मायावती जन्मदिन 15 जनवरी को करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। तो 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है और उस दिन वो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें उन पर भी रोशनी डाल लेते हैं। और अफगानिस्तान में स्कूल के पास हुए विस्फोट में 9 छात्रों की मौत हो गई है, जो काफ़ी दुखद है। अफगानिस्तान के स्कूल के पास की खबर है जहाँ विस्फोट हुआ था। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विशेषज्ञ का दावा, डेल्टा क्रॉन वेरिएंट अभी कोई वास्तविक वेरिएंट नहीं है। तो जो डेल्टा क्रॉन वेरिएंट की बात कर रहे हैं कि वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, तो वो अभी कोई वास्तविक वेरिएंट नहीं है, ऐसा WHO का कहना है। और जो और खबरें हैं मैं आपको बताऊं। श्रीलंका ने भारत की मदद से शुरू की लग्जरी ट्रेन सेवा, तमिल बहुल जाफना जिले को राजधानी कोलंबो से जोड़ेंगे। तो भारत ने उनकी मदद करी है श्रीलंका की इस मामले में। और जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून इस सप्ताह यूएई की यात्रा पर निकलेंगे। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं मून, इस सप्ताह वो यूएई की यात्रा पे निकलेंगे।
तो एक ये अंतर्राष्ट्रीय खबर है जो हम आपको अंतर्राष्ट्रीय खबर दें। आप सभी का जुड़ने के लिए स्वागत है। हरीश जी, आपका जुड़ने के लिए स्वागत है। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने आप सुझाव दे सकते हैं, हरीश जी। और म्यांमार की पूर्व जो स्टेट काउंसलर ऑन्ग सान सू को जेल में बिताने होंगे, 4 साल और बिताने होंगे। एक ये खबर है म्यांमार की। और फिजी ने कोरोना को रोकने के लिए तमाम उपायों को और सख्त कर दिया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बता रहे हैं। ओंग सान सू को 4 साल के लिए भेजा जेल, लगाए गए कई आरोप। तो ये म्यांमार की हम खबर आपको बता रहे थे। और म्यांमार की एक अदालत ने सोमवार 10 जनवरी को ओंग सान सू को 3 आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया और उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुना दी है। जानकारी के लिए बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता को 1 फरवरी 2021 से हिरासत में लिया गया था। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ओंग सान सू को अब उनको 4 साल की कैद में या जेल में आप कह सकते हैं भेज दिया गया है। और ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें हमने आपको बताई। बाकी हम अब खेल की बातें करते हैं। खेल में भी जो कल आप ये देख सकते हैं कि अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट मैच होगा। जो तीसरा टेस्ट मैच है और डायरेक्ट टेस्ट मैच है, तो उसको देखना है कौन सी टीम जीतेगी। अगर भारत जीतता है तो सीरीज बराबरी पे है 1-1 से। अगर भारत जीतता है तो 2-1 से सीरीज जीत के श्रृंखला अपने नाम कर लेगा और ये रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनल फ्रंटियर है। भारत यहाँ साउथ अफ्रीका में कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया। टेस्ट मैच भारत ने जीते हैं लेकिन टेस्ट सीरीज कभी जीत नहीं पाया है। तो ये जो विराट कोहली है, उनकी सेना, क्या वो कर पाएगी, इसका हम अपडेट आपको देंगे जब ये टेस्ट मैच शुरू होगा। और जो खबरें, जेफरी बॉयकॉट का कहना है कि जोश बटलर को टेस्ट टीम से बाहर कर देना चाहिए। जो जेफरी बॉयकॉट है, ये इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो विकेट कीपर जोश बटलर को टेस्ट मैच में टीम में नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने राय दी है। पर बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है जोश बटलर। तो लोग अपनी राय तो दे देते हैं और ये दिग्गज खिलाड़ी जो अपनी राय देते हैं, लेकिन खिलाड़ी ये बहुत अच्छे हैं जोश बटलर। ये तो हर एक टीम में होने चाहिए। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, T20 हो। जबरदस्त खिलाड़ी हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। तो ये एक खबर थी। डीन एल्गर, उनका क्या कहना है, ये साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं जिन्होंने मैच जितवाया था, दूसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को भारत के खिलाफ क्रिकेट में। तो भारत के खिलाफ सीरीज जीतना मेरे करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो डीन एल्गर कह रहे हैं कि भाई अगर हम सीरीज जीत जाते हैं, सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पे है, तो ये मेरे करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और बिल्कुल उपलब्धि तो होगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। हमारे भारत के जो हमारी जो ब्लू ब्रिगेड है, वो बिल्कुल तैयार है देश का तिरंगा लहराने के लिए। और इस बार वो जीत के सीरीज 2-1 से अपने नाम करेंगे। ये ऐसा विराट कोहली और पूरी टीम पूरी तैयारी पे लगी हुई है। और हार्दिक पांड्या को बनाया जा सकता है आईपीएल टीम का कप्तान। तो कप्तान बनाया जा सकते हैं हार्दिक पांड्या, लेकिन आईपीएल की टीम के, किसी भारतीय टीम की बात नहीं कर रहे हम, आईपीएल की टीम के। और जो स्पिनर प्रज्ञान ओझा हैं, जो भारत के लिए खेल चुके हैं, तो उनका कहना है कि ईशांत शर्मा को सिराज की जगह नहीं खिलाया जाएगा तो मुझे हैरानी होगी। तो वो कह रहे हैं कि जो सिराज है उनको तीसरे टेस्ट मैच में नहीं खिलाना चाहिए और ईशांत शर्मा को उनकी जगह खिलाना चाहिए। और कुछ एंटरटेनमेंट की खबरें भी, जो बॉलीवुड की खबरें भी हम आपको बता देते हैं। एक तो अब इसमें एक ये केस है कि साइना नेहवाल पर आपत्तिजनक कमेंट करके बुरे फंसे एक्टर सिद्धार्थ, जो साउथ के एक्टर हैं सिद्धार्थ, उन्होंने कमेंट कर दिया था साइना नेहवाल पे। तो एफआईआर का आदेश हो गया है इस मामले में। तो ये जो स्टार्स को ये ऐसे आपत्तिजनक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, उनको अपने काम से काम रखना चाहिए। होता क्या है कि आप दूसरे को कमेंट करते हैं और फिर कहीं ना कहीं कहीं गलती हो जाती है, तो फिर आप बाद में माफ़ी मांग लेते हैं कि मेरा तो मतलब था ही नहीं।
तो इस जो ये इंसिडेंट है इसके बारे में आपको बताता हूँ। बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के एक्टर सिद्धार्थ एक आपत्तिजनक कमेंट से मुसीबत में फंस गए हैं। उन्होंने ये आपत्तिजनक कमेंट राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी व बीजेपी नेता साइना नेहवाल को लेकर किया है। तो बीजेपी में शामिल हो गई थी साइना नेहवाल, आपको मैं बता दूं। वही मामले को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग सिद्धार्थ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। और एनसीडब्ल्यू ने ट्विटर को इस ट्वीट को हटाने के लिए और एक्टर पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। वही राष्ट्रीय महिला आयोग ने महाराष्ट्र के डीजीपी से इस मामले की तुरंत जांच और एफआईआर करने के लिए कहा है। साथ ही रेखा शर्मा ने ट्विटर से एक्टर के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए भी कहा है कि इनका ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दो। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी ट्वीट पर इसकी जानकारी दी है कि आयोग इस मामले में एक्शन ले रहा है। तो ये जो सिद्धार्थ है, जो एक्टर है, तो इन्होंने कमेंट कर दिया था। और इसका मैं आपको बता दूं कि साइना नेहवाल ने ट्वीट किया था कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से ही समझौता किया जाए, तो आपको पता है कि जो सुरक्षा चूक हुई थी पंजाब में, तो उस पर कमेंट किया था साइना नेहवाल ने। साइना नेहवाल बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रह चुकी है देश के लिए, ओलंपिक में मेडल जितवाया है भारत को। लेकिन अब राजनीति में आ गई है, बीजेपी में शामिल हो चुकी है। साइना नेहवाल ने ट्वीट किया था कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से ही समझौता किया जाए तो वह देश अपने आप को सुरक्षित नहीं कह सकता। उन्होंने ऐसे कहा था। पंजाब की घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। वहीं साइना नेहवाल के इसी ट्वीट पर एक्टर सिद्धार्थ ने ट्वीट किया था। इन्होंने जो ट्वीट किया उसी पर सिद्धार्थ ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने दियर्थी शब्दों का प्रयोग किया और आगे लिखा कि शेम ऑन यू रिहाना। इसके बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया। एक्टर सिद्धार्थ के इस ट्वीट पर लोगों ने आपत्ति जताई और महिला आयोग को इसकी शिकायत की थी। और जो साइना नेहवाल ने लिखा था कि नो नेशन कैन क्लेम इटसेल्फ टू बी कॉम्प्रोमाइज, आई कंडम। ये जो इन्होंने मोदी के फेवर में जो ट्वीट किया था, तो उस पे सिद्धार्थ ने ट्वीट कर दिया था। तो इसी पे जो मामला दर्ज हुआ है, या महिला आयोग ने कहा कि इस पे मामला दर्ज किया जाए। तो ये खबर मैंने आपको बताई। बाकी आप भी अपने कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और हमें अपने को सुझाव हो आप दे सकते हैं। बाकी एक जो खबर है, बजरंगी भाईजान के सीक्वल पर खतरा मंडरा रहा है कि भाई वो सीक्वल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उस पे उस पे अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि भाई उसका सीक्वल बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। सलमान खान की सुपरहिट मूवी थी बजरंगी भाईजान। और जो अन्य खबरें थी मैं आपको वो भी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। और बाकी आपके कुछ सुझाव है तो कि आप ये देश का के हित की बात है, और जो भी आपके जो पूरे दिन की घटना आप इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं। तो ये हमने खबरें रखी। और जो पुष्पा मूवी मैंने आपको बताया था कि वो सुपर हिट हो गई, सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए हैं। पुष्पा हिट हुई तो जो हीरोइन थी उसमें रश्मिका मंदना, उन्होंने भी अपने जो प्राइस है आगे वाले पिक्चरों में काम करने का, वो प्राइस काफ़ी बढ़ा लिया है, और बड़ी बेहतरीन एक्टिंग करी थी पुष्पा मूवी में। तो ये तो खैर होता ही है कि अगर आपकी मूवी हिट हो जाए तो फिर जो एक्टर और एक्ट्रेसेस उनके जो प्राइस टैग होता है वो बढ़ जाता है, और आगे वो आने वाली फिल्मों के लिए ज़्यादा चार्ज करते हैं। और ऋतिक रोशन का जन्मदिन था, तो सुजैन खान ने ऋतिक रोशन को दी जन्मदिन की बधाई और कहा कि दुनिया के सबसे अद्भुत पिता है ऐसा। और मैं आपको बता दूं कि आज ये कल जो सोमवार को बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन सोमवार को 48 साल के हो गए हैं। लगते नहीं है, बहुत ही फिट हैं
और तो कल वो 48 साल के हो गए। तो ऋतिक की पूर्व पत्नी सुजैन खान, फिर उनका डाइवोर्स हो गया था, ने अपने बेटों के साथ उनका एक वीडियो पोस्ट करके उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। और 2 बेटे हैं ऋतिक और सुजैन के, लेकिन बाद में इनका डाइवोर्स हो गया था। वीडियो को शेयर करते हुए सुजैन ने लिखा है कि हैप्पी हैप्पी बर्थडे राय, आप एक अद्भुत पिता हैं। रे एंड रिज, तो उनके जो बच्चों के साथ जो फोटो डाली है और उसमें कहा कि आप एक अद्भुत पिता हैं। तो ये एक खबर थी। तो हमारी टीम की तरफ से भी ऋतिक रोशन को बर्थडे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये बात हमने रखी, हमने आपको पूरा दिन का आपको अपडेट दिया। और बाकी आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कोई सुझाव है तो वो आप दे सकते हैं। ये भारत की बात थी, इसमें पूरे दिन का हम आपको अपडेट देते हैं। अंत पे फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ पूरी टीम की तरफ से कि मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, अगर बहुत ही ज़रूरी है तभी आप घर से बाहर निकलें। और जैसे आप देख रहे हैं केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। दिल्ली में तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो 25% हो गया है, यानी कि हर एक चौथे शख्स को जो टेस्टिंग करा रहा है उसको कोरोना निकल रहा है। तो कोशिश करें घर में रहें और घर से बाहर ना जाएं, ये जरूर आप कोशिश करें। लेकिन बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर जाएं। और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप बिल्कुल ना जाएं। और कुछ दिन की बात है, फिर ये जो कोरोना का जो तीसरी लहर है ये भी नीचे, इसका जो ग्राफ है नीचे जाता चला जाएगा। लेकिन तब तक आप संयम बरतें और जितना हो सके अपने घर में रहें। तो फिर से मैं पूरी टीम की तरफ से, मैं संदीप भारतीय अपनी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और आप देश के लिए अच्छे काम करें ताकि आपका परिवार का नाम हो और सबसे ऊपर देश का नाम हो। फिर से सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की बात संदीप भारत के साथ इस समाचार के कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भारत।